हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेजर केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं नया स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें दिन बात करें पीजीटी में, तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आते हैं। रेडिएशन सोर्स हो गया और उसके बाद एप्लीकेशन इसका हो गया, किस एप्लीकेशन में आती है, क्या स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे जो बड़ा एप्लीकेशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वह फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में, स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन या फंक्शनल ग्रुप डिटरमिनेशन में इसका सबसे ज्यादा रोल है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें जो केमिस्ट्री है, यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की, वो जब उसकी कंडीशन बदलती है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट उसमें लगे या ग्रुप चेंज हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसका जो बैंड है वो शिफ्ट किधर होता है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। सब आपको इसी पर आते हैं कि आपका कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो कब घटेगी, एल्डिहाइड में क्या होगी, मतलब घटेगी, कीटोन में बढ़ेगी, या कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगी, या ईस्टर में क्या होगी, या एमाइड में क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं घटने, उसके क्या है, उसके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है घटने बढ़ने में, उस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत आसान है बेटा, यदि आपको बस करना है ये 2 लेक्चर में मैं ऐसा डिस्कस कराऊंगा आपको। दोनों लेक्चर को आपको 2 से 3 बार देखना है, एक बार देखना है, दोबारा उसका नोट्स बना लेना है। उसको कई बार आप पढ़ेंगे तो आप चीजें समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहे हैं, और एक बार आपको चीजें समझ में आएंगे, उसका बेसिक फंडा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाएं आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय अ मॉलिक्यूल अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है बेटा, अकर्स ड्यू टू क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंज, क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंज when it is subjected to infrared radiation, when it is subjected to infrared radiation. Thus IR spectroscopy of often called vibrational rotational spectra, यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इधर पूछ ले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो नोन एज, आपको ध्यान रखना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। आगे क्या बेटा, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, expressed in term of wave number nu bar centimeter inverse. Different band observed in IR spectrum correspond to various functional group and bond present in the molecule. यह सबसे important है कि जो अलग अलग बैंड मिलते हैं, different band observed in IR spectrum correspond to various functional group and bond present in the molecule. अलग अलग जो आपको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैंड मिलेगा आपको उसमें आईआर स्पेक्ट्रा में, वो क्या होता है बेटा, वो फंक्शनल अलग अलग फंक्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। Thus IR spectroscopy is most widely used for the detection of functional group and identification of organic compound। बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसे आपको ध्यान रखना है। सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या एप्लीकेशन है, ये यदि आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस पे आता है कि आईआर, यूवी या प्रोटॉन एनएमआर या सीएनएमआर या ईएसआर किस काम में आते हैं, किस एप्लीकेशन में आते हैं, उससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आया क्या, रेडिएशन सोर्स, क्या रेडिएशन सोर्स पे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नस्ट फिलामेंट यूज करते हैं, किसका बना होता है, ऑक्साइड्स ऑफ जर्कोनियम, थोरियम और सीरियम का। जो नस्ट फिलामेंट है उसका ऑक्साइड्स ऑफ जर्कोनियम, थोरियम और सीरियम का होता है। अगला यह पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बेटा, सैंपल सेल जिसमें सैंपल लिया जाता है, जिसमें सैंपल बनाते हैं, सैंपल होल्डर जो आपका सैंपल प्रिपेयर होता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि ग्लास यूज नहीं करते, क्वार्ट्ज यूज करते हैं, ये बताया था आपको वहां पर। यहां ध्यान रखना है, ग्लास एंड क्वार्ट्ज कैन नॉट बी यूज्ड एज विंडो ऑफ सेल एंड ऑप्टिकल प्रिज्म बिकॉज दे एब्जॉर्ब, बिकॉज क्यों नहीं करते, बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन मोस्ट ऑफ आईआर रीजन। ग्लास और क्वार्ट्ज का यूज नहीं करते बेटा सैंपल, जो सैंपल सेल बनती है उसके प्रिपरेशन में, क्योंकि ये आईआर रीजन में क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इतने पॉइंट्स आपको याद है। ये पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट है, और रेडिएशन सोर्स वाला भी, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने ही है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। जितने पॉइंट्स आपको हम बताएंगे बेटा सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दिया पहले ही। इसमें जो शिफ्टिंग होती है मेनली एब्जॉर्प्शन की, वो शिफ्टिंग में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट छोड़ दें तो जो शिफ्टिंग होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, आपका अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम लगाने से उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आपको ध्यान रखना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे क्या बताइए, ये ग्लास रिपोर्ट यूज नहीं करते तो यूज करते क्या है, यह पॉइंट ध्यान रखना है। एल्कली मेटल हैलाइड, ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। एल्कली मेटल हैलाइड्स, alkali metal halides such as NaCl, NaBr, KCl and KBr। alkali metal halide में आता है NaCl, NaBr, KCl, KBr, इन चारों में से कोई भी यूज करते हैं। KBr are most commonly used, ज्यादातर सैंपल प्रिपरेशन में एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स यूज होते हैं। NaCl, NaBr, KCl, KBr यूज किए जाते हैं इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बेटा ऐसा करते हैं? बिकॉज they are transparent, to most of IR region, अगला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है बेटा, larger the change in dipole moment, larger the change in dipole moment, higher is intensity of absorption, कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट चाहिए होता है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी हायर होती है आईआर स्पेक्ट्रा की। और अगला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, it is not necessary for a molecule to have a permanent dipole moment for IR absorption। इट इज नॉट जरूरी नहीं है कि आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो ही मॉलिक्यूल में फॉर आईआर एब्जॉर्प्शन, यानी डाइपोल मोमेंट नहीं भी होगा तो भी आपका आईआर एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो आईआर इनएक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो कॉपी कर लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने आपको जो पढ़ा रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, तो वहां हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा पढ़ाया गया था आपको, वहां मैंने पढ़ाया था आपको, यदि आप भूल गए हम थोड़ा आपको जस्ट रिवाइज कर दे रहे हैं। कभी कभार आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल देकर, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन,
ये आपको हमने दो बड़ा कंडीशन है, या तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। भाई दो कंडीशन है, या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो दोनों का आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जब भी आएगा एक दो आपको मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस करा दूंगा। क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है बेटा, पहले समझिए इसमें क्या है, क्या पूछ सकता है। मॉलिक्यूल हैविंग an atom, molecule having an atom will have molecule having an atom will have 3n, ध्यान रखिए, molecule having an atom will have 3n degree of freedom, यदि किसी मॉलिक्यूल में एटम संख्या n है, n एटम्स विल हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें समझना क्या है, आगे हम बात कर रहे हैं फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्या बेटा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो कितना बचा भाई, कुल टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब 3 होते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। तो रोटेशनल आपका 3 होगा कब, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में। ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा, आ गया 3n माइनस 6, 3n माइनस 6। ओके, कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इस साइड कॉपी कर लिया है। तो ये हो गया आपका कब, जब आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। क्या बेटा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन लीनियर है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर नॉन लीनियर। अब फॉर लीनियर क्या होगा, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, यदि आपका लीनियर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल contains an एटम्स सेम है, then total degree of freedom, कितना होगा बेटा, वो होगा 3n। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा कब, जब आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम होता है। कितना होता है बेटा, 2 होता है। यहाँ पर क्या था, 3। कब, जब आपका नॉन लीनियर था। और जब लीनियर होगा मॉलिक्यूल तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो वही रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वो 3 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो बचा आपका क्या, रोटेशनल हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया, वाइब्रेशनल बचा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया 3n
भाई टोटल 3n था, 2a 3a 5, कितना हो गया 5। यहाँ पर क्या था 3 3 6, इसलिए 3n-6 था। यहाँ पर 2 3 5, इसलिए 3n-5। यह सिंपल सा फॉर्मूला है। आप किसी का भी पूछे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। कॉपी कर लिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। उतर गया बेटा, इधर उतार लिया। बस फॉर्मूला आपको याद रखना, ज्यादा आपको उसमें पेन नहीं लेना बेटा, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप तुरंत फटाक से कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर है, और फॉर्मूला आपको याद हो। कॉपी कर लिया बेटा, फॉर्मूला आपको याद हो तो कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए, हम लोग थोड़ा लेते हैं एग्जाम्पल। C2H6 एथेन लिया हमने, C2H6। यदि हम बात करें इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है बेटा, आपको पता है, मैं सिर्फ कर दे रहा, नंबर ऑफ एटम्स यानी N कितना बेटा, 6 आपके हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो 8 एटम है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ बेटा, 8 है। 3n होता है तो क्या होता है 3n, मतलब 3 × 8 मतलब 8 × 24। ठीक है बेटा। C2H6 आपका लीनियर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर है ठीक, प्लेन होता है लेकिन लीनियर नहीं होता है। ये आपका टेट्राहेड्रल आपका रहता है। तो अब इसमें बात करें तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होगा 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होगा 3। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 - 6, 3 ये 3 6, टोटल 24 था, कितना हो गया 18। दूसरा आप देखिए एग्जांपल C6H6 ले लें, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ऐड कर रहे हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा, बेटा 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 6 दूनी 12 हो गया, 6 × 12 हो गया, और 3n होता है, कितना होता है 3n, मतलब 3 × 12 मतलब 36। ठीक, अब आपसे इसमें जिसका पूछे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वो तो 3 होगा, मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है। ठीक, रोटेशनल कितना होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ वो भी 3 होगा। अब बचा क्या आपका वाइब्रेशनल, कितना बेटा 36 - 6, 3 रोटेशनल है 3 वाइब्रेशनल है, 3 रोटेशनल है 3 ट्रांसलेशनल है, 3 3 6, 36 - 6 मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 30 हो गया 30। कॉपी कर लिया, ये आपको तो हो गई इसकी बेसिक। अब आप हम बात करते हैं थोड़ा आगे, जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हुक्स लॉ कई बार पूछा गया है, उसकी बात करेंगे। इधर कॉपी कर लिया बेटा, सर कॉपी हो गया, हम लोग आगे बात करते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उतना आपको तैयार करना ही करना है, इसमें कोई इम्पोर्ट मत करिएगा, इसमें कुछ हम छोड़ दें, क्योंकि हम खुद बहुत समराइज करके पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है फॉर पीजीटी और जीआईसी, इतना आपको पढ़ के जाना ही है। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर
value for stretching vibrational frequency by Hooke's law क्या है भाई, न्यू बार इक्वल टू 1/2πc। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना है बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार पूछा चुका है। इस तरह के लिखे, स्मॉल के है ये, जान लीजिए, या आप जिस तरह लिखना चाहें, ये है स्मॉल के बाई म्यू। क्या चीज क्या है आपको ये ध्यान रखना है, यानी इसमें ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ पर क्या है, सी आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी वैल्यू होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस में ली जाती है क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं इसको। के क्या है, स्मॉल के आपका है फोर्स कांस्टेंट। ध्यान देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब रूट में है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली ऊपर। म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू होता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम्स के बीच में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो m1 आपका एक एटम है का मास है, m2 आपका दूसरा एटम का मास है, इसलिए ये क्या है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, ये आपका होता है रिड्यूस्ड मास, यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ, डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 2π न्यू बार इक्वल टू 1/2πc रूट k बाई म्यू। कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इस साइड कॉपी कर लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या हमको इससे जानकारी मिलेगी, इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजें समझ में आएंगी, उसकी बात करते हैं। क्या बेटा, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ bond is related to its bond strength. Force constant of a bond is related to its bond strength. That is, it is characteristic property of a bond. अगला क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, frequencies of IR absorption are commonly used to frequencies of IR absorption are commonly used to calculate force constants of various bonds. Force constants of various। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटा। क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में सकते हैं, फॉलोइंग इज करेक्ट या इससे रिलेटेड आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल frequency of a bond, stretching vibrational frequency of a bond increases
with an increase in the bond strength, with an increase in the bond strength, with an increase in the bond strength or decrease in the reduced mass of the bonded atom, of the bonded atoms. क्या कह रहा है बेटा? Stretching vibrational frequency of a bond increases with an increase in the bond strength. बेटा bond strength बढ़ेगा तो stretching frequency बढ़ेगी, क्योंकि bond strength डिपेंड करेगा किस पे? Force constant पे. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. With an increasing bond strength or decrease in reduced mass of bonded atom. बेटा ये जो आपका इनवर्स में है, जितना ये कम होगा उतना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये जितना ज्यादा उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा है. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फोर्स कांस्टेंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिड्यूस्ड मास है. तो ये बोला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड्स increases with an increasing bond strength or decrease in reduced mass of a bonded atoms. कॉपी कर लिया बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं. इधर कॉपी हो गया बेटा, कॉपी कर लीजिए. कॉपी कर लिया बेटा. अब हम बात करते हैं एनी फैक्टर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनी फैक्टर विच affects the force constant. Any factor which affects the force constant of a bond will affect its stretching. यानी वो सारे फैक्टर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे वह स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट करेंगे. सीधी सी बात है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यदि अफेक्टेड होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? अफेक्टेड होगी. कॉपी कर लीजिए. हम लोग अभी आज सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का. हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा यदि बनेगा, कोई भी आपका एटम है, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी OH बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू है. लेकिन यदि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड में फॉर्मेशन होगा तो OH की स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी. OH बॉन्ड जब बनता है तो ओवर H जो आपका है अभी बताएंगे उसमें क्या उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा. ठीक. और जब नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. इंट्रामॉलिक्यूलर अलग होगी और इंटरमॉलिक्यूलर अलग होगी. ये सब बाद में करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया रहा है, आपको उस पर ध्यान रखना है. तो कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम उसको बात करें. कॉपी कर लीजिए. कॉपी कर लिया. इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ट्रेंड भी याद रखना है और थोड़ा वैल्यू आपको हल्का सा अप्रोक्सीमेटली याद रहेगी. आप कई बार बड़ा पढ़ेंगे तो वैल्यू आपको याद है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन लगभग याद होनी चाहिए. अब समझिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि मॉलिक्यूल में आपस में होगी, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, तो उस पर क्या होगा समझिए थोड़ा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग lowers the stretching frequencies of both group involved in it. क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर्स द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ग्रुप इन्वॉल्व इन इट. जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो दोनों की कम करेगा. थोड़ा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं.
एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर होगा। CH3OH है बेटा, और एक मॉलिक्यूल है HOCH3 दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो आपका बॉन्ड OH बॉन्ड की बात की जाए तो ये बॉन्ड क्या होगा, जो बॉन्ड आपका है थोड़ा वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। पहले के कंपेयर में, जब पहले आपका था उसके कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। ये वाला भी जब यहां से बॉन्ड करेगा तो ये आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, थोड़ा वीक हो जाएगी। थोड़ा क्या हो जाएगी, OH स्ट्रेचिंग जो आपकी है वो थोड़ा वीक होगी। ये बॉन्ड जो आपका है, यहाँ ये बॉन्ड वीक होगा, इधर आपका ये बॉन्ड वीक होगा, तो OH स्ट्रेचिंग आपकी क्या हो जाएगी, वीक होगी। भाई ये इससे जुड़ेगा तो अट्रैक्शन इधर बढ़ेगा, तो यहाँ से ये वीक होगा, इधर से इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इधर से भी वीक होगा, इधर से भी वीक होगा, इधर से भी वीक होगा, इधर से भी, क्योंकि इससे अट्रैक्शन बढ़ेगा। बस सीधी बात है, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा तो दूसरे साइड में क्या होगा, वीकनेस आएगा। तो वीकनेस आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, लोअर हो जाएगी। अच्छा, आगे बात करते हैं और क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझिए। एब्जॉर्प्शन बैंड्स बिकम मोर इंटेंस, इंटेंसिटी बढ़ेगी, मोर इंटेंस एंड ब्रॉड ऑन हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होगा, वो मोर इंटेंस, जब मोर इंटेंस होगा, ब्रॉडर होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड पहले स्ट्रेंथ थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर भी कम होगी, यहाँ पर कम होगी। ओके, तो दोनों इन्वॉल्व जो हो रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उन सब बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी, बॉन्ड वो वीक होंगे, स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब आगे बात करते हैं हम, थोड़ा आपको कुछ डाटा बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन जैसे आएंगे उसकी बात करते हैं। ये तो होगा क्या होगा। अगला पॉइंट, स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड आपका NH में भी होता है, OH में भी होता है, FH में भी होता है। तो ये कह रहा है स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, लोअर द OH स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, लोअर द OH स्ट्रेचिंग। ये पॉइंट, जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके मतलब ये पॉइंट आपका रिजल्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, thus the value of OH stretching frequency, thus the value of OH stretching frequency is a test for hydrogen bonding, OH बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके मतलब OH बॉन्ड का जो नॉन बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग उसकी वैल्यू फिक्स है, उससे कम आ रहा है OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग, इसके मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, thus the value of OH stretching frequency is test for hydrogen bonding as well as measure of strength of हाइड्रोजन। साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताया, यही लिखा है स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, लोअर द OH स्ट्रेचिंग। कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार बार इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। फिर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए क्या है, यदि बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी बात कर रहा है आपको नॉन हाइड्रोजन, बहुत ध्यान समझिए इसको, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको कहा जाए तो फ्री टर्म यूज करते हैं, फ्री OH ग्रुप, फ्री OH ग्रुप ऑफ
एल्कोहल एंड फिनॉल, भाई दो में होता है अल्कोहल फिनॉल, शो शार्प, ध्यान रखिए शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, sharp and strong absorption band in the region कहाँ 3590 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है बैंड। आपको ध्यान रखना है जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो 3590 से 3650 के बीच में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा आपका OH स्ट्रेचिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा स्ट्रेचिंग क्या होगी, OH की इससे कम होगी, जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्ट्रेचिंग उतनी ही कम होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉपी कर ली, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया। अब आप बात की जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो देखिए प्योर सैंपल एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ प्योर सैंपल एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बेटा जब भी आपका यदि अल्कोहल्स लेंगे तो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेंगे, फिनॉल लेंगे फिनॉल के मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो प्योर सैंपल एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, अल्कोहल्स एंड फिनॉल शो ब्रॉड, ध्यान रखिए बेटा यहां शार्प था, यहां पे क्या है ब्रॉड, OH stretching bands in region about 3200 से 3600 सेंटीमीटर। ये वैरी करता है बेटा 3200, देखिए ये 3590 था, ये 3200 का क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH तो ये घट गया, और ये क्या था 3650 था, और ये क्या है 3600, यहाँ से और यहाँ के बीच में होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा वैल्यू उतनी कम होगी, जितना वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वैल्यू उतना इसके करीब पहुंचेगी। क्यों होता है बेटा ऐसा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हुआ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा आपको और बताते हैं। थोड़ा कॉपी कर लिया, ये पॉइंट ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन से आता है, इसको आपको समझना है और ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा बहुत गर्मी भाई, कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब थोड़ा और बात करें हम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा एमीन्स में भी होती है, उसका भी थोड़ा पॉइंट सुन लीजिए। एमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका क्या है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्राइमरी एमीन exhibit two bands, one near 3400 centimeter inverse, other 3500 centimeter inverse। यानी आपका जो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्राइमरी एमीन होगा उसमें जो NH बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, NH
बॉन्ड, ये ध्यान रखना बेटा, NH बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग होगी वह 2 होगी। क्या होगी? 2 बैंड मिलेंगे, एक आपका 34 सेंटीमीटर पे, दूसरा आपका 35 सेंटीमीटर पे। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा वहां क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड NH stretching at 32-50 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 33-30 सेंटीमीटर। देखिए यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तो कहां था? 3400 पर, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो वो बैंड कहां हो गया? 32-50 पर घट गया। दूसरा क्या था? 3500 पर, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कितना हो गया? 33-30 पर हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो NH स्ट्रेचिंग, OH स्ट्रेचिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगी? लोअर डाउन होगी, उसका क्या फ्रीक्वेंसी घटेगी। कॉपी कर लिया बेटा। आप थोड़ा और बात करते हैं। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो हमने बात की अल्कोहल, फिनॉल की, एमीन की बात करें। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर फॉर्म में रहते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर फॉर्म में रहते हैं। तो डाइमर फॉर्म में रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हुई, यानी OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग घटेगी। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, तो उसकी स्ट्रेचिंग भी इफेक्टेड होती है, यानी कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग भी इफेक्टेड होगी। साथ ही आपका OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग भी इफेक्टेड होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना आपको। तो क्या है बेटा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड exist as dimer and OH स्ट्रेचिंग एट कहाँ हो गया बेटा? 2500 से 3000 सेंटीमीटर। ये कितना घट गया? 2500 से 3000 पे आ गया। वो कहाँ था? 3500 पे था। 2500 से कहाँ गया? 3000 पे। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सिस्ट एज डाइमर एंड OH स्ट्रेचिंग कहाँ गई? 2500 से 3000 हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब भाई फिनॉल और अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर में, इसीलिए आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो गई। ठीक, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। कॉपी कर लिया बेटा। यही सब पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। इन पॉइंट्स को आपको समझना है और अच्छे से दिमाग में फिट कर देना है या दिमाग में मेमोराइज कर लेना है आपको, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। अगला पॉइंट जो आपसे बात हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग also weaken bond, that is force constant reduced and absorption is lower than मोनोमर से लोअर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन किसका? कार्बन ग्रुप का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि हम बात करें न्यू C डबल बॉन्ड O फॉर मोनोमर, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हुआ है तो होता है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। और वही आपका न्यू C डबल बॉन्ड O फॉर डाइमर, मतलब H बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तब क्या होगा? तब होता है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दीजिए,
क्या हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, लोअर हो गई। क्या हो गई, लोअर हो गई। मोनोमर था जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हुए थे तब था आपका 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन डाइमर जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए तब हो गया 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। इधर कॉपी कर लिए बेटा, बिटिया हमारी रो रही है, इंतजार कर रही है हमारा। जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए। अब बात कर रहे हैं इसकी, एक और इसमें पॉइंट बचा है, उसी पॉइंट को बता दें आपको हम, फिर ये हमारा लेक्चर खत्म हो। डिस्टिंक्शन मतलब विभेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में विभेद करने के लिए भी यूज होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है सुन लीजिए भाई ध्यान से, आप इसको याद रहेगा तो आप कर लेंगे बेटा। देखिए जो होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल होता है। तो जब डाइल्यूशन करेंगे हम, यानी हम उसको डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी OH बॉन्ड की थी, जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वापस बढ़ेगी। कब, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन वही आपका इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो अनअफेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल बना है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डाइल्यूशन डिपेंडेंट कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है। उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इतनी बार भी वेरी करें उससे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है बेटा। कंसंट्रेशन यदि आप बढ़ाएंगे, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपने बॉन्ड्स टूट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को टूट जाएंगे, तो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है डिपेंडेंट ऑन डाइल्यूशन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये भी ध्यान रखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट होगा तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, टूट जाएंगे बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, हेंस OH stretching frequency is shifted, hence OH stretching frequency shifted to a higher frequency in case of intermolecular हाइड्रोजन, इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगी। जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट से डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो कॉपी कर लिया बेटा, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं इसलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पे आ सकता है बेटा, आपकी कई कंपटीशन है, किसी न किसी कंपटीशन पूछ सकता है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। और वहीं आपका इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो
molecular hydrogen bonding is within the intramolecular hydrogen bonding is within the same molecule, thus it is not affected by dilution। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, thus it is not affected by dilution and show the absorption band is also unaffected, so the absorption band is also unaffected by dilution। तो यहाँ से बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, बेटी हमारी एकदम रो के बुरा हाल है इसका, याद कर रही है मुझे, यहाँ तो कॉपी कर लिए। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था मैं पढ़ा दिया, 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एक पार्ट और बचा है, इसमें हम लोग कार्बोनिल का स्पेशली डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कार्बोनिल से बनते हैं। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप जब होंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में, उससे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा बेटा, कौन सा मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें और रिवीजन करते रहें बहुत तेज, अब एकदम जुट जाए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितना आपके पास स्टैमिना हो उतनी पढ़ाई करें, अपना पूरा 100% दें। ओके बेटा, थैंक यू।